नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिली जुली कहानियों में दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक कहानियों का संग्रह लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आज मौका वही आ गया है। तो आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को देना चाहूँगा। और आज की कहानी जो कि है बेपनाह प्यार, तो ये कहानी जो कि हमने बहुत पहले लिखी थी, तो आप सभी के लिए यह कहानी लगभग अभी मैं राइटिंग कर रहा हूँ इस पे, और जितने पार्ट्स बन पाएंगे मैं बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और कहानी के जो भी प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और पहले कहानी 1 आवर की होगी, और कहानी को जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे लास्ट तक, तब तक फिर मजा नहीं आएगा। तो जब तक आप पूरी कहानी लास्ट तक ना देख लें, तब तक आप हमें कमेंट ना करें। ओके, बाकी अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करके ज़रूर बताएं। और बाकी हमारी वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास या फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी शेयर कर सकते हैं। एनीवेज, तो जो कि कहानी आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेपनाह प्यार। तो ये कहानी समय से शुरू होती है कि एक लड़की होती है जो एंट्रेंस का एग्जाम देने जाती है। और आगे तो आप कहानी में ही सुनेंगे। ये इस कहानी का बेपनाह कहानी जो कि भाग 1 आ रहा है, तो आप जरूर इस कहानी को सुने और लास्ट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी तो कहानी के लास्ट में तो इसका रस तो छिपा ही रहता है। तो प्लीज शुरू करते हैं आज की कहानी। धन्यवाद दोस्तों। मुंबई में आईआईटी के एंट्रेंस के एग्जाम चल रहे थे। अदिति पूरी शिद्दत से एग्जाम देने में लगी थी। उसे पता था कि उसका सिलेक्शन तो पक्का है। उसने अपना एग्जाम खत्म किया और बाहर गई। सबके एग्जाम्स खत्म हुए और सब सेंटर के बाहर थे। अदिति ने अपना बैग लिया और अपना फोन निकालकर लक्ष्य को कॉल करने लगी, पर वो उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। शायद बिजी था। उसने कुछ देर उसका वेट किया और फिर बाहर आ गई। मेन गेट के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ में लक्ष्य उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अदिति ने फिर से लक्ष्य को कॉल किया, पर वो उसने फिर से अदिति का कॉल रिसीव नहीं किया। इतने में ही भीड़ में जोरदार शोर गूंजा, शायद कोई किसी को मार रहा था। अदिति ने एक लड़की से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया और अब इसके बाद उसकी पिटाई हो रही है। अदिति समझ गई ये काम सिर्फ लक्ष्य ही कर सकता है, उसके सिवा ये मार खाने वाला काम किसी और का नहीं हो सकता। वो जल्दी जल्दी सबको किनारे करने लगी और भीड़ के बीच में पहुंच गई। 2 लड़कियों ने लक्ष्य को 2-3 थप्पड़ का स्वाद दिला दिया था। अगला थप्पड़ बजने ही वाला था कि अदिति ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया, जब से आप दोनों इसे मार रही हो आखिर इसने किया क्या है? बस प्रपोज ही किया था ना, अगर नहीं करती तो मना कर देती, पर मार क्यों रही हो? लड़की ने गुस्से से कहा, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, और समझती क्या हो खुद को? अदिति ने कहा, अदिति इंडस्ट्रीज का नाम सुना है क्या? वो हमारी माँ साहिब की ही है, और ये लड़का लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का इकलौता मालिक है। सब अदिति को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन यहाँ आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आई हैं, और वही लक्ष्य की हरकतों की वजह से उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अदिति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी एकदम सिंपल सी आम लड़कियों की तरह, सुंदर से नैन नाक्श, लंबे घने काले रंग के बाल, आंखें ब्राउन रंग की, जीन्स और शर्ट में, और मेकअप के नाम पर आंखों पे सिर्फ हल्का सा काजल। और वही लक्ष्य अपने अमीर पिता की इकलौता शैतान सा बेटा, पर दिल का नेक, हाँ पर लोगों को दिखाने के लिए एकदम स्टाइलिश, महंगे ब्रांडेड कपड़े, जूते, घड़ी और चश्मा,
देखने में अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। दोनों के परिवार में बिजनेस डील्स होती रहती थी और दोनों के परिवारों में रिलेशंस अच्छे थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और एक साथ के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते। लक्ष्य थोड़ा ज्यादा शैतान था और वही अदिति बहुत समझदार। और ये सब क्यों था वो आप सबको आगे पता चलेगा। उस लड़की ने सिर झुकाकर कहा सॉरी, पर इसने मुझे प्रपोज किया और मैंने मना किया तो मुझे धमकी भी दी। अदिति ने लक्ष्य को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर लड़की से कहा सॉरी, इसकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लड़की ने भी विनम्रता से कहा आप क्यों माफी मांग रही हैं, बस इसे संभाल कर रखिए वरना किसी दिन ज्यादा ही पिट जाएगा। इतना कहकर लड़की ने अदिति की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा हाय, मेरा नाम अनन्या अवस्थी है और आपका। अदिति ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या से मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा हमारा नाम अदिति सिंह परिहार है। अनन्या के पापा उसे लेने आ गए थे और उन्होंने अनन्या को आवाज लगाई तो अनन्या ने अदिति से कहा अच्छा अब मैं चलती हूँ, पापा मुझे लेने आए हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनन्या जाकर पापा के साथ बाइक में बैठकर चली गई और अदिति उसे उसके पापा के साथ जाती हुई कुछ देर तक देखती रही। उसकी आंखों में एक दर्द उतर आया था और बचपन से लेकर अब तक की कुछ कड़वी यादें भी उसके जहन में आ गई। धीरे धीरे सारी भीड़ हट गई और लक्ष्य ने अदिति से कहा चले मैडम, या कुछ बाकी है अभी। अदिति ने खुद को संभाला और इधर उधर देखा, फिर कहा चलो अब कुछ बाकी नहीं है। लक्ष्य और अदिति एक महंगी मर्सिडीज में बैठ गए और फिर अदिति ने अपना असली रूप दिखाया और लक्ष्य को जमकर पीटा और कहा अंकल ने कितना नाम कमाया है और तुम नालायक लड़कियों से पिट कर आते हो, उनका नाम डिबा देते हो। क्या जरूरत थी अनन्या का हाथ पकड़ने की और उसे धमकी देने की। लक्ष्य ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा सॉरी सॉरी यार, अब तो माफ कर दे एडी, और कितना मारेगी यार, उन क्यूट सी लड़कियों ने वैसे भी अपने सॉफ्ट हाथों से जमकर पीटा है, ये देखो गाल पर निशान भी पड़ गया है, अब तुम ही मारोगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं बेचारा नन्ही सी जान। अदिति ने लक्ष्य को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा हमारा बस चले तो हम तो तुम्हें गोली मार दे, पर क्या करे, तुम हमारे इकलौते बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए आज फिर से तुम्हें माफ कर देते हैं, पर अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया न तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्य ने रोमांटिक होते हुए कहा तो मना किसने किया है, पकड़ लो, हम तो कब से तैयार हैं। अदिति ने उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोली कैसे छिछोरे हो, शर्म करो, अपनी बेस्ट फ्रेंड से फ्लर्ट करते हो, हमने ही गलती कर दी तुम्हें अपना दोस्त बनाकर। लक्ष्य ने फिर से हाथ जोड़कर सॉरी यार माफ कर दो, बस तुम्हें थोड़ा हंसाना चाहता था इसीलिए ये सब किया। अदिति ने हंसते हुए कहा नाटक करना क्या तुम्हें बस आता है, हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लक्ष्य ने हाथ जोड़कर कहा चले देवी माता। अदिति ने खुश होकर कहा अवश्य बस चलो। कुछ देर में अदिति का घर आ गया और अदिति उतर कर जाते हुए बोली गाड़ी धीरे चलाना और सेफ ड्राइव करना, बाकी का लक्ष्य ने बोल दिया, और किसी लड़की का पीछा मत करना, सामने देखकर गाड़ी चलाना, पता है इतने बार बोल चुकी हो कि याद हो गया है सब। अदिति मुस्कुराते हुए अंदर चली गई और लक्ष्य ने धीरे धीरे वहां से गाड़ी निकाली और आगे जाकर फिर से स्पीड से निकल गया। अदिति घर के अंदर पहुंची, उसकी माँ सावित्री जी ने उसे आवाज दी अदिति। अदिति ने उनके पास जाकर कहा जी माँ साहिब आपने बुलाया क्या। सावित्री जी ने कहा अदिति बेटा आपका एग्जाम कैसा गया। अदिति ने मुस्कुराकर कहा अच्छा गया है, हमारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सावित्री जी ने कहा अदिति आइए हमारे साथ बैठकर खाना खाए। अदिति चुपचाप बैठ गई, पर वो कुछ नहीं खा रही थी और फिर कुछ सोचकर कहा माँ साहिब आज सोमवार है, और फिर इतना कहकर अदिति चुपचाप बैठ गई। सावित्री जी ने उसे यूं चुपचाप देखा तो कहा आज फिर से आपने व्रत रखा है, और कब तक चलेगा आपका ये बचकानापन। अदिति ने अपने गले में पहनी हुई कान्हा जी की लॉकेट को छूकर कहा जब तक हमें हमारे कान्हा जी नहीं मिल जाते, और उदास होकर उठकर जाने लगी। सावित्री जी ने थोड़ा जोर देकर कहा ये क्या तरीका है आदि, आप ऐसे कैसे यहाँ से उठकर जा सकती हैं। अदिति वही खड़ी हो गई और कहा माँ साहेब हमने आपको कितनी बार कहा है कि आप कुछ भी कह सकती हैं, पर हमें इस नाम से मत बुलाया कीजिए, हमें नफरत है उस इंसान से और इस नाम से भी क्योंकि उसने हमें ये नाम दिया था। सावित्री जी ने कहा भूलिए मत अदिति के वो इंसान आपके पिता हैं और हमेशा रहेंगे। अदिति की आवाज में एक दर्द उतर आया था और उसने कहा वो इंसान हमारा पिता था, जब तक वो यहाँ हम दोनों के साथ था, अब वो हमारे लिए मर चुके हैं। सावित्री जी ने अदिति की आवाज में छिपे दर्द को भांप लिया और बात बदलते हुए और प्यार से कहा आखिर आप कब तक उसका इंतजार करेंगी और हर सोमवार को उसके लिए व्रत रखेंगी।
क्या पता वो आएगा ही नहीं तो। अदिति ने रुआ से होकर कहा, हम सारी जिंदगी उनका इंतजार करेंगे और वो जरूर आएंगे, हमें अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। आप प्लीज हमें मत रोकिए, क्योंकि हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि आप उस इंसान के लिए मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं और क्यों उसके नाम का सिंदूर लगाती हैं, जबकि आपको भी ये सब पता है कि वो कभी नहीं आएगा। पर जिस तरह आपको उस इंसान का इंतजार है, हमें भी हमारे कान्हा जी का इंतजार है। अदिति रोते हुए अपने कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। सावित्री जी ने उदास होकर कहा, अदिति, हम आपके दर्द को समझते हैं, पर जो हमने सहा है, हम नहीं चाहते कि वो आपको भी सहना पड़े। सावित्री जी धीरे धीरे खुद से बातें कर रही थी। तभी सावित्री जी की सेक्रेटरी श्वेता वहां आ गई और उन्हें मीटिंग्स के बारे में बताने लगी, और फिर सावित्री जी उनके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। और इधर अदिति अपने कमरे में अकेले बैठी रो रही थी। किसे कहे वो अपना दर्द, कोई अपना कहने के लिए था ही नहीं, और उसका दोस्त लक्ष्य, उसमें अभी इतनी समझ नहीं थी कि वो अदिति का दर्द समझ सके। अदिति की आदत हो गई थी, वो जब भी दुखी होती और अकेला महसूस करती तो अपने गले में पड़ी कान्हा जी की लॉकेट से बातें करने लगती। अदिति ने लॉकेट को हाथ में लेकर कहा, कान्हा जी, आप कब तक हमें ऐसे ही रुलाते रहेंगे? हम अब अकेले रहते रहते थक गए हैं, आप प्लीज उन्हें जल्दी से भेज दीजिए और उनसे कहिए कि उनकी आदू कब से उनका इंतजार कर रही हैं। तभी अदिति के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और उसने अपने आंसू पोंछकर उसे चेक किया, तो उसमें एक कविता आई थी। अदिति उसे पढ़ने लगी। चेहरे पर मुस्कान है झूठी, छुपाकर दिल में दर्द रो रखती हैं। आंखें बहुत कुछ कहती हैं उसकी, फिर भी चुप चुप सी रो लगती हैं। जाने क्या राज छुपा है दिल में उसके, खामोशी की जो चादर ओढ़े रहती हैं। कहती है सबसे खुश हूँ मैं, अंदर ही अंदर सब कुछ सहती हैं। माना कि हूँ मैं एक अजनबी, पर फिर भी अपना मुझे कहती हैं। उसी अपनेपन से जरा सा दर्द अपना मुझे कह सकती हैं। चेहरे पर मुस्कान है झूठी, छुपाकर दिल में दर्द रो रखती हैं। अदिति ने मन ही मन कहा, ये तो हमारे ऊपर ही है, और उस कविता पर कमेंट कर दिया, बहुत प्यारी कविता है। और फिर एक मैसेज आया, क्या हुआ फ्रेंड, क्यों उदास हैं आप? अदिति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने रिप्लाई किया, आपको कैसे पता कि हम उदास हैं? दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, क्योंकि हमारे कान्हा जी ने हमसे कहा है कि हमारी दोस्त उदास हैं, तो हमने ये लिखकर पोस्ट। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, वो तो हैं, हमारे कान्हा जी हैं ही कमाल के, किसी को उदास नहीं रहने देते और आप जैसे अच्छे इंसान को भेज देते हैं हमारी मदद के लिए, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, दोस्त प्लीज उदास मत हुआ कीजिए, हमें आपके चेहरे पर मुस्कान देखना अच्छा लगता है। अदिति ने भी मैसेज किया, अभी तक न आपने हमें देखा है और न हमने आपको, फिर आपको कैसे पता कि हमारी मुस्कान अच्छी है? दूसरी तरफ से मैसेज आया, हमें हमारे कान्हा जी ने बताया है ये सब। अदिति आगे कुछ रिप्लाई कर पाती उससे पहले ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कोई आया था बाहर। राधे राधे दिया। अदिति ने मैसेज किया, एक बात पूछे आपसे। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, जी कहिए। अदिति ने मैसेज किया, आपने अपनी हर पोस्ट में अपना नाम बंजारा क्यों लिखा है? आपका कोई अच्छा सा नाम ही तो होगा ना। दूसरी तरफ से मैसेज आया है, तो सही, पर हमें अभी अपना नाम बनाना है, और जब हमें वो सब मिल जाएगा तो हम अपना असली नाम सारी दुनिया को बता देंगे और आपको भी, तब तक हम बंजारे ही सही हैं। अदिति ने मैसेज किया, हम कान्हा जी से दुआ करेंगे कि आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए, आप वैसा ही कीजिए जैसा आपको ठीक लगे, पर हमें न भूल जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया में सिर्फ दो ही हमारे दोस्त हैं, एक लक्ष्य और एक आप। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेस्टी, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। अदिति अपने अनजान दोस्त से बातें कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अदिति ने मैसेज किया, हमें अभी जाना पड़ेगा न, क्योंकि शायद कोई आया है, हम आपसे बाद में बातें करेंगे, सॉरी। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, जाइए अपना ध्यान रखिएगा। अदिति ने तुरंत अपना फोन रखा और बाहर भागने लगी देखने की बाहर कौन आया है। तब तक घर में काम करने वाले बिहारी काका ने दरवाजे को खोल दिया था। बाहर से लक्ष्य अंदर आया और अदिति को घूरते हुए बोला, ये सब क्या है एडी? अदिति को अब तक समझ आ गया होगा कि उसकी माँ साहिब ने लक्ष्य को कॉल करके बता दिया होगा कि अदिति उदास है। अदिति ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, क्या किया है, और तुम हमें इस तरह से घूर क्यों रहे हो? लक्ष्य ने कहा, तुमने आज भी व्रत रखा है एडी, क्यों करती हो ऐसा, और तुम 21वीं सदी में हो, कोई सन 76 की लड़की नहीं जो इन सब में भरोसा करो। अदिति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, कहा, अगर तुम यहाँ हमें समझाने आए हो तो बेकार है, हम नहीं मानने वाले हैं। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता था, इसीलिए अपनी पागल बेस्टी के लिए कुछ लाया हूँ।
लक्ष्य ने अदिति का हाथ पकड़कर खाने की टेबल पर बैठते हुए कहा, खाना तो नहीं खा सकती हो पर फ्रूट्स के लिए तो मना नहीं है ना। अदिति ने लक्ष्य की तरफ मुस्कुराकर देखा और काका से कहा, काका आप ये सब भूलकर और काट कर ले आइए। काका लक्ष्य के हाथ से सब लेकर चले गए। लक्ष्य ने सीरियस होकर कहा, एडी ये गलत बात है न, तुम्हें आंटी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए न। अदिति ने उसे घूरा और कहा, पर माँ साहेब भी तो हमें नहीं समझती न, उन्हें तो कम से कम समझना चाहिए था कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। माँ साहेब जो भी करती हैं हमने तो उन्हें कभी नहीं रोका। 8 साल से बिहारी काका ने हमें पाला है और हमारी हर खुशी का ख्याल रखा। माँ साहेब के साथ तो बस रात को खाने पे बात होती है, वो भी एक फॉर्मेलिटी की तरह। लक्ष्य ने मुस्कुराकर कहा, पर वो तो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है न। अदिति अब मुस्कुराकर लक्ष्य को देखने लगी। लक्ष्य ने हैरानी से कहा, क्या है ऐसे क्यों देख रही हो, हाँ मैंने कुछ गलत किया क्या? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, यही बात तुम पर भी लागू होती है मिस्टर लक्ष्य सिंह चौहान, समझे? लक्ष्य ने खींचते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी अदिति, मेरे मॉम डैड ने मुझे सिवाय इस नाम के आज तक कुछ नहीं दिया। मुझे भी तुम्हारी ही तरह आस्था आंटी ने बचपन से पाला है और मॉम डैड का प्यार क्या होता है मुझे तो पता भी नहीं है। लक्ष्य की बात सुनकर अदिति थोड़ा सा उदास हो जाती है और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, चलो अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। लक्ष्य ने नाटक करते हुए कहा, अरे कम ऑन यार एडी, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, बाद में पढ़ लेना प्लीज न यार। अदिति ने मुस्कुराकर लक्ष्य की तरफ देखा और कहा, ओके चलते हैं, पर मैं पहले कुछ खा लूं। तब तक काका अदिति के लिए फल लेकर आ गए और अदिति खाने लगी और उसमें से उसने काका और लक्ष्य को भी दे दिया और फिर अदिति लक्ष्य के साथ घूमने चली गई। दोनों कुछ ही देर में मुंबई के बाहर जंगल की तरफ पहुंच गए। लक्ष्य ने खिड़की खोल दी और अब दोनों ताज़ी हवा में सांसें लेने लगे। फिर लक्ष्य ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया जिसमें गाना बजने लगा, सुना सुना लम्हा लम्हा, मेरी राहें तन्हा तन्हा, मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर होना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। कार में अब एक खामोशी सी छा गई और अदिति की आंखों में फिर से इंतजार का एक गहरा दर्द उतर आया। उसने अपनी गर्दन और नजर दोनों कार की विंडो की तरफ कर ली, पर लक्ष्य इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न था। अदिति ने अपनी कान्हा जी की लॉकेट को पकड़ लिया और खुद को कंट्रोल कर रही थी कि कहीं वो रो न दे, नहीं तो सबको लगेगा कि वो कमजोर हैं, क्योंकि वो सबके सामने बहुत स्ट्रांग बनती फिरती है तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर घूमने फिरने के बाद शाम को लक्ष्य ने अदिति को घर पर छोड़ दिया और उसे अपना ध्यान रखने का कहकर अपने घर चला गया। अदिति घर के अंदर आई, बिहारी काका अपने काम में व्यस्त थे, अदिति की माँ साहेब अभी भी नहीं आई थी। वही सुनापन फिर से अदिति को काटने को दौड़ने लगा। अदिति अपने कमरे में जाकर उस बंजारे नाम के लड़के की कविताएं पढ़ने लगी और कुछ देर में अपनी पढ़ाई में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से 1277 किलोमीटर दूर वृंदावन के गोपीनाथ जी के मंदिर में आज सोमवार के दिन मतलब महादेव के दिन को बड़ी पूजा अर्चना होने वाली थी और सब एक लड़के को ढूंढ रहे थे। मंदिर के बड़े पुजारी ने माधव से कहा, देख तो ये तेरा मित्र कान्हा कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया, जा जल्दी उसे बुलाकर ला और बोलना बाबा ने बुलाया है पूजा के लिए। माधव चारों तरफ शोर मचाते हुए चला जा रहा था कि अगर किसी को कान्हा दिखे तो कह देना कि बाबा ने बुलाया है। माधव ने ऐसा बोल कर सारे वृंदावन में कान्हा के लापता होने की खबर फैला दी और हर कोई कान्हा को यहाँ वहाँ खोजने लगा। कान्हा केशी घाट पर बैठा यमुना मैया को ध्यान से देख रहा था। यमुना मैया में लहरें कभी उठती और फिर शांत होकर बहने लगती। इसी तरह कान्हा की जिंदगी में भी और उसके मन में भी उथल पुथल चल रही थी। उसके मन में भी यमुना की लहरों की तरह अनगिनत विचार उठते और फिर शांत हो जाते। वो अक्सर ही यहाँ आकर अकेला बैठ जाता और उसका दोस्त माधव उसे तलाशने के लिए मंदिर से अकेला निकलता और घाट पर पहुँचते पहुँचते सारे वृंदावन को अपने साथ ले आता। खैर इसमें माधव की कोई गलती नहीं है, हमारा कान्हा भी कान्हा जी की ही तरह मनमोहक था। गेहुआ रंग और उसकी वो गहरी नशीली मनमोहक आंखें, जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। उसके बाबा ने उसका नाम इसीलिए कान्हा रखा था क्योंकि वो कान्हा जी की ही तरह चंचल था और बहुत समझदार भी। उस पर कान्हा जी की बहुत कृपा थी और इसीलिए वो मंदिर को छोड़कर सिर्फ घाट तक ही जाता था। कान्हा अपने विचारों में खोया यमुना की लहरों को देख रहा था। तभी माधव ने उसे पीछे से आवाज लगाई और कहा, ओ कान्हा, बाबा तुझे बुला रहे हैं। कान्हा पीछे मुड़ा तो देखा सारा वृंदावन उसके पास आकर खड़ा था। उसने माधव को घूरा, और तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है क्या कि तुम बस सारे वृंदावन को लेकर हमें खोजने निकल पड़ते हो? हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले आया करो, सबको परेशान न किया करो, तुम समझे कि नहीं?
माधव चुपचाप खड़े खड़े सुन रहा था और कान्हा ने सबसे हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप सबको परेशानी हुई, अब से दोबारा ऐसा नहीं होगा। सभी मुस्कुराते हुए चले गए और कान्हा दौड़ता हुआ मंदिर की तरफ भागा और कुछ देर में मंदिर पहुंच गया और हाँफते हुए कहा, हाँ बाबा हम आ गए, हमें माफ कीजिएगा, वो हम घाट पर बैठे थे तो भूल गए कि आज पूजा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पर बाबा हमें एक बात समझ नहीं आती कि आप हमसे ही क्यों सारी तैयार करवाते हैं और आरती भी हमसे ही करवाते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। कान्हा ने कुछ सोचकर कहा, पर उससे क्या हुआ बाबा, यहाँ के पुजारी आप हैं, आप ही आरती करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। बाबा कान्हा की प्यारी सी जिद सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा चलो पहले तैयारी तो करो पूजा की। कान्हा सारी तैयारी में जुट गया और कुछ ही देर में सारे प्रबंध कर दिए और ढोल नगाड़ों की ध्वनि के साथ पूजा शुरू हुई और फिर आरती। बाबा और कान्हा ने मिलकर सारी आरती की और माधव शंख बजा रहा था। पूजा खत्म हुई और चारों तरफ राधे राधे और हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। माहौल एकदम आध्यात्मिक हो गया और सब जयकारों में इतना मग्न हो गए कि उन्हें कोई होश नहीं था। और सबके बीच से चुपचाप श्वेता ने कान्हा को पकड़ा और मंदिर के पीछे ले गई। माधव ने उसे देख लिया था तो वो भी उसके साथ आ गया। श्वेता ने कान्हा का हाथ छोड़ दिया और कहा, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, किस बारे में श्वेता। श्वेता ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, तुम न ज्यादा मत बनो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुमने कहा था कि तुम सोचकर बताओगे। कान्हा ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है, तुम अभी तक ये बात लेकर बैठी हो, हमने तुमसे कहा था न कि हम तुमसे प्यार नहीं करते और न ही कभी कर सकते हैं। श्वेता ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं कर सकते, क्या कमी है मुझ में बताओ। कान्हा ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने कोई कमी नहीं है श्वेता, और तुम हमें अच्छी भी लगती हो, पर उस तरह से हमने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। श्वेता ने उदास होकर कहा, उसकी वजह से न। कान्हा की आंखों में अब दर्द झलक आया था और उसने कहा, जब तुम्हें पता है तो क्यों बार बार पूछती हो हमसे। तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह ही, और उससे ज्यादा न हमने तुम्हारे बारे में सोचा और न ही कभी सोच पाएंगे। चाहो तो माधव तैयार है, उसी से शादी कर लो। कान्हा ने माधव को फंसा दिया और खुद निकल लिया। माधव ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरे बारे में क्या विचार है तुम्हारा। श्वेता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। माधव ने सिर खुजलाते हुए कहा, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो ये ऐसे चली गई। कान्हा मंदिर से थोड़ी दूर बने अपने घर पर जाता है और अपना फोन चालू कर उसमें कविताएं पढ़ने लगता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। छोटी छोटी बातों पे जो टूट जाता है, वो रिश्ता कहाँ खास होता है। जो दूर जाकर भी दिल के करीब रहे, वही तो हमारा पक्का यार होता है। गम हो या हो खुशी हरदम साथ निभाता है, पराया होकर भी वो अपना बन जाता है। आता है वो चुपके से और दिल में बस जाता है। दोस्ती का रिश्ता भी कितना अजीब है, ये न तो दिखता है न सुनाई देता है, ये तो बस एक एहसास होता है। कान्हा पढ़ते पढ़ते कुछ सोचता हुआ फिर छत पर जाकर कुछ पेपर लेकर उन पर काम करने लगता है। तभी उसके बाबा पीछे से आ जाते हैं और कान्हा जल्दी से उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगता है। राधे राधे। कान्हा छत पर अपने साथ कुछ पेपर लेकर गया और उन पर कुछ काम करने लगा और वो उसमें इतना डूब गया कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा कि उसके बाबा कब छत पर आ गए और उसे देख रहे थे। कान्हा ने जैसे ही देखा कि उसके बाबा आ गए हैं तो वो हड़बड़ाकर तुरंत उन पेपर को छुपाने लगा और कुछ पेपर नीचे गिर गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उन्हें उठा सके। उसने कुछ सोचकर बाबा को बातों में उलझाने लगा। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप यहाँ छत पर क्यों आए हैं, हमें आवाज दे दी होती हम दौड़कर आ जाते। पर कान्हा को पता था कि उसके बाबा के सामने उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी, वो उसकी आंखें देखकर उसके दिल का हाल जान लेते हैं। बाबा ने नीचे गिरे पेपर को उठा लिया और उसे देखने लगे और फिर कान्हा की तरफ देखा। कान्हा ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया क्योंकि वो उनके सवालों का सामना नहीं करना चाहता था। बाबा उसके पास गए और बोले, आखिर कब तक इसी चेहरे को कागज पर बनाता रहेगा और कब तक यूं ही अंदर घुटता रहेगा। तू सारे वृंदावन और माधव को भी बेवकूफ बना सकता है पर मुझे नहीं बना सकता। मैं जानता हूँ तेरे अंदर क्या चल रहा है। कान्हा ने उस पेपर को हाथ में लिया। उसमें एक 10 या 11 साल की प्यारी सी बच्ची की तस्वीर थी और उसे देखते हुए कान्हा की आंखों से आंसू उस पेपर पर गिर पड़े। बाबा ने कान्हा के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, कान्हा मेरे बच्चे मेरी बात सुन और अपनी ये जिद छोड़ दे और साथ में अपना ये इंतजार करने का वादा भी तोड़ दे। तुझे तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कान्हा ने सिसकते हुए कहा, बाबा ये कभी नहीं हो सकता, हम उनकी यादों के सहारे जिंदगी काट देंगे।
हमें ये मंजूर है, पर उनके सिवा किसी और का होना हमें मंजूर नहीं है। हम आपकी तरह ही रह लेंगे। आपने भी शादी नहीं की ना बाबा, तो हम भी आपकी ही तरह रह लेंगे। बाबा ने प्यार से कान्हा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कान्हा जी ने भी तो राधा जी को छोड़कर रुक्मणी जी से विवाह किया था, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? कान्हा ने उदास होकर कहा, क्योंकि वो भगवान हैं और हम इंसान हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं, पर हम नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा, कान्हा तुम अपनी ये जिद छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। कान्हा ने बाबा से लिपट कर रोते हुए कहा, आप तो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं न बाबा, आप कान्हा जी से और महादेव से कहिए न को उनको हमारे पास भेज दे या फिर उन्हें हमारे पास भेज दे। 8 साल पहले जो चमत्कार दिखाया था वो एक बार फिर से दिखा दे, आप कहिए न उनसे बाबा प्लीज। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा तुम भी न कभी कभी बच्चे बन जाते हो और ऐसी बातें करते हो, जबकि सारे वृंदावन को पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा कोई है तो वो तुम हो। कान्हा ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वही तो आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अभी 19 साल के हैं, अभी हम बच्चे हैं और अभी हमारे पास बहुत समय है, तो हम उनका इंतजार करेंगे और इसलिए उनकी ये तस्वीर रोज बनाते हैं कि कहीं हमें उनका चेहरा न भूल जाए। हमें भरोसा है बाबा, कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर वो हमें जरूर मिलेगी और हमें अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, वो एक न एक दिन हमें उनसे जरूर मिलाएंगे। बाबा ने हंसते हुए कहा, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे? अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ अब तुम्हारा आज का एग्जाम कैसा गया? कान्हा ने चहकते हुए कहा, बहुत अच्छा गया बाबा, हमारा सिलेक्शन जरूर होगा, हमने कान्हा जी से भी कहा है। बाबा ने उदास होकर कहा, मतलब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? कान्हा ने बाबा को हंसाने के लिए कहा, बाबा माधव यही हैं, और आप जब भी हमें याद करेंगे हम दौड़कर आपके पास आ जाएंगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, शैतान कहीं के, चलो अब कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। कान्हा बाबा के साथ नीचे चला गया और उधर मुंबई में जब तक सावित्री जी ऑफिस से फ्री होकर अदिति के पास गई, तब तक वो किताबों में जूझती हुई वही बिस्तर पर सो गई थी। सावित्री जी के चेहरे पर अदिति की ये हालत देखकर हल्की सी मुस्कान आई और वो अदिति के बिस्तर से सारी किताबें उठाकर टेबल पर रखने लगी और फिर आकर अदिति को कंबल से ढक दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हमें माफ कर देना आदू, हमने आपसे इस लहजे में बात की और आपको अपना ज्यादा वक्त भी नहीं करे, ये सब तो हम आपके भविष्य के लिए ही कर रहे हैं, इसीलिए कभी कभी थोड़ा रूड हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हम आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर हम जता नहीं सकते, क्योंकि अब हमें कमजोर नहीं पड़ना है, हमें बस आपकी ही चिंता रहती है कि जो हमने सहा है वो आपको भी न सहना पड़े। सावित्री जी ने अदिति के माथे को चूमा और प्यार से कहा, अब सो जाइए और अपना ख्याल रखिए। अगली सुबह अदिति सोकर उठी तो उसके फोन पर नोटिफिकेशन आ गई। फिर से बंजारा नाम के लड़के ने कविता पोस्ट की थी, छोड़ोगे न कभी मुश्किलों में, हाथ मेरा अगर है ये इरादा, गर्दिशों में भी दे सकोगे जो, साथ मेरा अगर करते हो ये वादा, तो हाँ मैं तुम्हारा हूँ, बेशक मैं तुम्हारा हूँ, इस भीड़ भरी दुनिया में जो तुम देख सकोगे मुझको, घर मिल गया कोई और तुम्हें तो छोड़ न दोगे मुझको, तो हाँ मैं तुम्हारा हूँ, बेशक मैं तुम्हारा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं है उम्मीद मुझे, बस रहना तुम पास हमेशा, रूठ गया जो तुमसे कभी तो प्यार से मना सको जो मुझको दे पाते, पर क्या तो हाँ मैं तुम्हारा हूँ, बेशक मैं तुम्हारा हूँ, तेरी ख्वाहिशों को तेरे सपनों को पूरा करूँगा अपना समझकर, गर मुझ पर तुम थोड़ा सा यकीन रख सको, तो हाँ मैं तुम्हारा हूँ, बेशक मैं तुम्हारा हूँ, बचकानी सी तेरी हरकतें और तेरे सारे नखरे भी उठाऊंगा, बदले में बस थोड़ी सी वफा जो तुम दे सको तुम मुझको, तो हाँ मैं तुम्हारा हूँ, बेशक मैं तुम्हारा हूँ। अदिति ने उसे पूरा पढ़ा और खुश हो गई और फिर तुरंत कमेंट कर दिया, आपने तो आज दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। और जब उठने को हुई तो उसके फोन पर मैसेज आया, शायद आपके भी अंदर यही एहसास है, शायद आपको भी किसी का इंतजार है। अदिति ने हैरानी से मैसेज को देखा, फिर रिप्लाई किया, ऐसा तो नहीं है, हमें किसी का इंतजार नहीं है। बंजारे का रिप्लाई आया, वो तो वक्त ही बताएगा दोस्त, पर हमारा दिल करता है कि आपको वो जरूर मिलेंगे। अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मैसेज किया, थैंक यू, आपने सुबह सुबह जो खुशी दी है, हम आपके आभारी हैं। दूसरी तरफ से बंजारे का रिप्लाई आया, बस ये सब हमारे दिल में आया था, हमने लिख दिया, और अगर इससे आपको खुशी मिली हो तो हम बहुत खुश हैं। अदिति ने मैसेज किया कि थैंक यू हमारा दोस्त बनने के लिए, आपकी वजह से अब हम थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बंजारे ने रिप्लाई किया, अब आप ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं सबको खुश करने का।
अदिति को बाहर से सावित्री जी बुलाने लगी और अदिति ने मैसेज किया, हमें हमारी माँ साहेब बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा, हम चलते हैं, ओके बाय। अदिति बाहर निकल गई और अपना फोन वहीं छोड़ दिया। और उधर वृंदावन में कान्हा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी माधव आ गया और बोला, कान्हा ये तुम क्या काम करते हो लैपटॉप पर, जब देखो इसमें बिजी रहते हो। कान्हा ने उसे बंद कर दिया और माधव से बोला, ये बताओ तुम हमें और पूरे वृंदावन को परेशान करने के सिवा कोई और काम करते हो या नहीं। माधव थोड़ा उदास हो गया और बोला, तुम्हारे और वृंदावन के सिवा हमारे पास और कोई है क्या यहाँ जिसे हम परेशान करें। तभी बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं, क्यों रे, मैं क्या नहीं हूँ तेरा, मैं तेरा और कान्हा का दोनों का बाबा हूँ, समझा। दोबारा अगर खुद को अनाथ समझा न तो तुझे बहुत मारूंगा। बाबा ने दोनों के लिए खाना लगाया और खुद भी उनके साथ बैठ गए। उन्होंने पहले कान्हा को खिलाया और फिर माधव को, और बोले, अब तो तू खुश है ना। माधव भावुक हो गया और बोला, बाबा मुझे न कभी कभी लगता है कि मेरे पास माँ बाबा होते तो वो भी आपके जितना प्यार न करते। दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और बाबा के साथ मंदिर चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन माधव दोपहर के वक्त भागता हुआ कान्हा के पास पहुंचा और बोला, कान्हा तुम्हारा रिजल्ट आ गया, देखो जल्दी। बाबा भी उसके साथ पहुंच गए। कान्हा पहले प्रार्थना करने लगा, फिर लैपटॉप पर अपना IIT का रिजल्ट चेक करने लगा और फिर बाबा की तरफ देखकर उदास होकर कहा, बाबा हमारा सिलेक्शन हो गया है। बाबा ने खुश होकर कहा, ये तो खुशी की बात है रे पागल। कान्हा ने बाबा के पास जाकर उनके पैरों के पास बैठकर कहा, नहीं हमें नहीं जाना कहीं। बाबा ने कहा, क्यों, कहा हुआ है तेरा सिलेक्शन। कान्हा ने धीरे से कहा, IIT बॉम्बे में। बाबा ने कहा, तो इतनी दूर ही क्यों हुआ, शायद कान्हा जी की यही मर्जी है, तुझे जाना चाहिए। कान्हा ने कहा, नहीं बाबा हमें नहीं जाना है, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। बाबा ने कहा, अभी एक दिन तो तूने ही कहा था कि जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा तू भागकर आ जाएगा। कान्हा बाबा की गोद में सिर लगाकर बैठ गया और बोला, जो भी हो पर अब हम नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि तू अपने बाबा की बात नहीं मानेगा क्या। कान्हा ने उदास होकर कहा, ठीक है चला जाऊंगा, पर अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम वहाँ से भागकर आ जाएंगे। माधव ने उसे छेड़ते हुए कहा, कहीं ऐसा न हो कि तुम हमें ही भूल जाओ वहाँ जाकर। कान्हा ने माधव को घूरा तो वो चुप हो गया। उधर मुंबई में लक्ष्य भागता हुआ अदिति के पास आया और खुश होकर बोला, यदि हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है IIT में, वो भी यही बॉम्बे में ही। हाँ बस फर्क इतना है कि तुम टॉप 10 में सेकंड पोजीशन पर हो और मेरा बस यहाँ सिलेक्शन हो गया है, इतना बहुत है। अदिति खुश हो गई और इधर उधर अपनी माँ साहेब को ढूंढने लगी, पर वो कहीं थी ही नहीं। अदिति अब उदास हो गई थी। लक्ष्य ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, अरे यार चलो कहीं सेलिब्रेट करते हैं फिर। अदिति ने कुछ सोचकर कहा, जहाँ बोलेंगे हम वहीं चलोगे तभी चलेंगे। लक्ष्य ने हाथ जोड़कर कहा, जी बिल्कुल जैसा आप सही समझे, कहाँ चलना है बताइए। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, राधा कृष्ण मंदिर चले क्या। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि देवी जी को यही सूझेगा, चलो चलते हैं। दोनों बांद्रा वेस्ट से राधा कृष्ण मंदिर के लिए निकल गए और कुछ देर में मंदिर पहुंच गए। अदिति ने वहां पूजा की और प्रार्थना की, उसके बाद दोनों मरीन ड्राइव पर चले गए। कुछ देर वहीं बैठकर अदिति समंदर की लहरों को देख रही थी। उसे अब थोड़ा अच्छा लगने लगा था और उसके फोन पर उसकी माँ साहिब का कॉल आ गया। वो उसे घर पर बुला रही थी। दोनों उसके बाद घर वापस आ गए और लक्ष्य अदिति को घर छोड़कर अपने घर की तरफ निकल गया। अब अदिति को थोड़ी अच्छा लग रहा था और वो सुकून से अपने काम में लग गई और फिर अपने दोस्त बंजारे को भी मैसेज किया कि हमारा सिलेक्शन IIT में हो गया है और हम आपको भी बताना चाहते थे क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। बंजारे ने रिप्लाई किया, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप तरक्की करती रहे। बंजारे ने कहा, हम आपसे बाद में बात करते हैं क्योंकि अभी हमें थोड़ा काम है, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना। अदिति ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए। इधर वृंदावन में कान्हा ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और अगले दिन निकलने ही था बस। वो रात में अकेले बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आखिरकार कान्हा जी हमें मुंबई क्यों भेजा, क्या चाहते हैं वो हमसे। उसके मन में इन सबको लेकर बहुत सारी बातें आ रही थी। कुछ देर ऐसे ही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। राधे राधे। अगली सुबह कान्हा जल्दी उठ गया और जल्दी से तैयार होकर बाहर आया। तब तक बाबा ने उसके लिए नाश्ता बना दिया था। बाबा चेहरे से थोड़ी भावुक लग रहे थे, पर फिर भी उसके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे थे। माधव भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गया और तीनों ने एक साथ नाश्ता किया। तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलना चाहता था। तीनों ही बहुत भावुक थे और जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो रो देंगे।
कान्हा ने उदास होकर बाबा से कहा, बाबा क्या हमारा इतनी दूर जाना जरूरी है? हम नहीं जाना चाहते हैं, हमें रोक लीजिए बाबा प्लीज। माधव ने भी बाबा से कहा, हाँ बाबा, कान्हा उस उतने बड़े शहर में कैसे रहेगा? ये सीधा साधा है और वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। कान्हा यही रहकर कुछ और काम कर लेगा। बाबा ने माधव को घूर कर देखा और कहा, मैं जानता हूँ, पर कभी कभी अपनों की भलाई के लिए उन्हें खुद से दूर करना पड़ता है। अगर यहाँ रहकर कान्हा कुछ नहीं कर पाया तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन अगर मुझसे दूर रहकर वो कुछ बन जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर कान्हा की तरफ देखकर कहा, कान्हा क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? क्या तू कुछ बनकर मेरा सपना पूरा नहीं करेगा? तू अगर एक अच्छा और बड़ा इंसान बन गया तो मेरा नाम पूरे वृंदावन में ऊंचा हो जाएगा। क्या तू का सपना पूरा नहीं करेगा? कान्हा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बाबा, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे, हम आपका ये सपना जरूर पूरा करेंगे। बाबा ने कान्हा के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, कितने बजे की ट्रेन है तेरी? कान्हा ने कहा, 10 बजे की है। बाबा ने कहा, सारा सामान रख लिया है या नहीं? कान्हा ने कहा, रख लिया है जो रखना था। हॉस्टल में रहना पड़ेगा, पहले सब देखेंगे कि कैसा है, उसके हिसाब से न सामान ले जाएंगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। सब ने नाश्ता खत्म किया और तीनों फिर मंदिर के लिए निकल गए और कान्हा वहां से घाट पर चला गया और थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और फिर बोला जा रहा है, हम मैया अपना ध्यान रखिएगा, हम जल्दी आएंगे। यमुना की लहरें थोड़ी ऊपर उठी जैसे कान्हा को आशीर्वाद दे रही हो। कान्हा मुस्कुराता हुआ घर आ गया। कान्हा ने सारा सामान उठाया और बाबा और माधव के साथ मथुरा के लिए निकल गया, क्योंकि वहीं से उसे मुंबई के लिए ट्रेन मिलने वाली थी। बाबा, माधव और कान्हा कुछ ही देर में बस से मथुरा पहुंच गए और टाइम से स्टेशन भी पहुंच गए। कान्हा ने अपना सामान अंदर अपनी सीट पर रखा और दोनों से गले मिलने लगा और फिर बाबा के पैर छूकर कहा, बाबा आप जब भी याद करेंगे हम भागकर आपके पास आ जाएंगे, याद रखिएगा, और तब तक इस माधव को अपने साथ रखिएगा, नहीं तो ये फिर से पूरे वृंदावन को परेशान कर देगा। बाबा ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्हें बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए वो बस हाँ या नमी ही बात कर रहे थे। ट्रेन चलने का बाबा हॉर्न बजा और वो दोनों फिर कान्हा से लिपट गए और रोने लगे। कान्हा को खुद रोना आ रहा था, पर उसने खुद को रोक लिया और उन्हें समझाने लगा और कहा, बाबा और माधव, अगर आप दोनों रोएंगे न तो हम अपना सामान अभी निकाल लेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। बाबा ने प्यार से उसके गाल पे एक चपत लगाई और कहा, चल शैतान कहीं के, जब देखो कुछ न कुछ नौटंकी करता रहता है। दोनों ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अपना ध्यान रखना। कान्हा ने माधव से कहा, बाबा का ध्यान रखना और कोई भी दिक्कत हो हमें फोन कर लेना और हमें रोज बताते रहना कि बाबा ठीक है या नहीं। माधव ने अपने आंसू पोंछे और कहा, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा। ट्रेन चलने लगी और कान्हा बैठकर सब कुछ पीछे छूटता हुआ देख रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना फोन निकाल लिया और फिर अपनी भावनाओं को कुछ अल्फाजों में बदलने लगा। जाने कैसा सफर है ये जिंदगी का, जज्बा है एक नया और एक नई जिद भी है, कुछ खोने का गम है तो कुछ पाने की उम्मीद भी है बेचैनी दिल में आज ये कैसी, शायद कोई आने वाला है, पीछे छूट रहा है मेरा शहर, बंजारा आज अपनी मंजिल पाने वाला है। कान्हा ने फिर बंजारे के नाम से पोस्ट किया और फिर एक बार तुरंत अदिति का मैसेज आया, इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं आप, इतनी प्यारी पंक्तियां लिखते हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारे दिल की बात ही लिख दी हो। बंजारे ने मैसेज किया, शायद हम दोनों के दिल की बात एक ही हो, हम दोनों शायद एक जैसे होंगे या शायद हमारी किस्मत आपस में जुड़ी होगी, पता नहीं ये सब क्या है, पर जो भी है कान्हा जी ने हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया है और हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप जब चाहे हमसे बात कर सकती हैं। अदिति ने मैसेज किया, वैसे आपने अपने पोस्ट में ऐसा क्यों लिखा कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? बंजारे ने रिप्लाई किया, हम मुंबई जा रहे हैं, आज अभी अभी अपने शहर से निकले हैं। अदिति खुश हो गई और कहा, सच में आप मुंबई आ रहे हैं क्या? बंजारे कान्हा ने मैसेज किया, हाँ हम मुंबई जा रहे हैं, पर आपने क्यों पूछा, क्या आप भी वहाँ जा रही हैं? अदिति ने मैसेज किया, हम तो यही रहते हैं मुंबई में, क्या आप हमसे मिलेंगे? बंजारे ने रिप्लाई किया, कान्हा जी ने अगर चाहा तो वो भी हो जाएगा और हम दोनों जरूर मिलेंगे। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही बात करते रहे और फिर अदिति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसने मैसेज किया, हमें अभी जाना है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। कान्हा ने रिप्लाई किया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। दोनों एक दूसरे को ही तलाश रहे थे और कान्हा जी ने दोनों को पहले से ही एक दूसरे से जोड़ दिया था और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, पर अनजान थे, न ही उन्होंने एक दूसरे को देखा था। वो एक दूसरे का असली नाम भी नहीं जानते थे और न ही ये कि वो कहाँ रहते हैं।
दोनों एक दूसरे से अनजान एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह मुंबई में ट्रेन रुकी और कान्हा अपना सामान लेकर बाहर निकला और कैब बुक करके आईआईटी कैंपस निकल गया और ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और अपने लिए हॉस्टल अलॉट करवा लिया। उसकी रैंकिंग को देखकर उसे तुरंत एक रूम मिल गया। और उधर अदिति ने भी लक्ष्य के साथ ऑफिस में जाकर अपना सारा काम करवा लिया था और फिर लक्ष्य और अदिति वहां से बाहर निकल कर जाने लगे। बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी और चलते चलते कान्हा और अदिति के हाथ आपस में टकरा गए। दोनों को एक अलग सा एहसास हुआ जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। दोनों चलते चलते रुक और आसपास देखने लगे पर वहाँ इतनी भीड़ थी कि किसी को भी पहचान पाना मुश्किल था। लक्ष्य आगे निकल गया था और लौटकर वापस आ गया। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और कहा, एडी चलो यहाँ से, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? अदिति अब क्या बोले लक्ष्य से, उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कहा चलो चलते हैं। अदिति चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और उधर कान्हा उस एहसास को हर किसी में तलाश कर रहा था और मन ही मन बोला, इस भीड़ में भी अपनेपन का एहसास है, आज हवाओं में भी कुछ खास है, अजीब सी है बेचैनी है आज दिल में मेरे, शायद मेरा अपना कोई आसपास है। कान्हा इधर उधर परेशान सा देख रहा था, तभी एक गाना बजने लगा, जिसके प्रेम में मैंने अपनी सुध बुध हारी है, वो नखरे वाली है राधिका प्यारी है, वो नखरे वाली है राधिका प्यारी है, वासे करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। ये गाना कान्हा के फोन की रिंगटोन थी और उसका ध्यान हट गया। उसने देखा अपना फोन को बाबा का कॉल आया था। कान्हा ने कॉल उठाया और कहा, राधे राधे बाबा, हम पहुंच गए हैं, कॉलेज में हैं। बाबा ने हंसते हुए कहा, जानता था कि मेरे पूछने से पहले ही तू सब कुछ बोल देगा। अच्छा चल ये बता, कुछ खाया क्या और वापस कब आएगा? कान्हा ने हंसकर कहा, बाबा कल आ जाएंगे हम और सारा सामान लेकर फिर से आना पड़ेगा। कमरा मिल गया है, बस अभी जा रहे हैं देखने की कैसा है। बाबा ने कहा, तू सब कुछ देख ले फिर बताना कि सब कैसा है। कान्हा ने कहा, हाँ बाबा बता देंगे, अभी हम रखते हैं पड़ेगा। कान्हा जल्दी से हॉस्टल की तरफ बढ़ चला और फिर वार्डन से अपना कमरा पता करके वहां चला गया। उस कमरे में उसके साथ 2 लोग और रहने वाले थे पर वो अभी तक आए नहीं थे। कान्हा ने अपना कुछ सामान वहां रखा और अपने हिस्से की अलमारी में ताला लगाकर और रूम में ताला लगाकर बाकी चाबियां वार्डन को दे दी और अलमारी की चाबी लेकर वापस वृंदावन के लिए निकल गया और वहां पहुंचकर अपना बाकी का सामान लेकर के बाबा और माधव के साथ बस स्टैंड तक गया। उसे इस बार छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और नम आंखों से सबने उसे विदाई दी और फिर मथुरा से उसे ट्रेन मिल गई जिससे वो फिर से मुंबई पहुँच गया। बाबा ने उसे बहुत सारा खाने का सामान दिया था और एक कान्हा जी बहुत ही प्यारी सी मूर्ति भी दी जिससे उसे अकेलेपन का एहसास ही न हो। कान्हा ने मूर्ति को एक जगह पर रख दिया और प्रार्थना करने लगा, अब तक आपने हमारा इतना साथ दिया है, कान्हा जी आगे भी दीजिएगा। वैसे हमें पता है कि आप हमेशा ही हमारा साथ देंगे पर क्या करें, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। इधर अदिति अलग परेशान थी कि सुबह उसे ये कैसा अजीब सा एहसास हुआ, क्या वो जाना पहचाना था या शायद उसे कोई वहम हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बंजारे को मैसेज करती हैं कि शायद वो उसकी बात समझेगा। अदिति ने बंजारे मतलब कान्हा से बात की और उससे सब कुछ बता दिया। वो क्या कहता, उसके साथ तो आज खूब ये हुआ था, वो क्या कहता। फिर भी दोनों ने बहुत सारी बातें की और फिर अदिति को थोड़ा अच्छा लगने लगा और वो बाय बोलकर सोने चली गई। अगले दिन से कान्हा को कॉलेज ज्वाइन करना था और वो जल्दी से खा पीकर सो गया और अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर अपना बैग जमाने लगा और नाश्ता करके जाने के लिए तैयार हो गया। कान्हा हॉस्टल से तैयार होकर कॉलेज पहुंचा और बस क्लास की तरफ जा ही रहा था कि तभी बाहर उसे 2 लड़कों ने पकड़ लिया और उसे रैगिंग के नाम पर ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने को कहा और खुद क्लास में भाग गए। कान्हा जब तक क्लास में पहुंचा तब तक प्रोफेसर वहां आ चुके थे। उसने कहा, मैं आई कम इन सर। सर ने उसे देखा और अपनी घड़ी देखकर कहा, आज पहला दिन है आपका और आप आज ही लेट आए हैं, इसीलिए आज आप बाहर ही रहेंगे और कल से जल्दी आएंगे। कान्हा ने देखा वो दोनों लड़के क्लास में ही थे और उसे छुप कर देख रहे थे, जिनकी वजह से उसे लेट हुआ है। कान्हा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए क्लास के बाहर खड़ा रह गया। सर ने पहले टॉप 3 रैंक वालों के नाम बुलवाए। अनन्या 3rd रैंक पर थी। पहले सर ने उसका नाम बोला, वो खड़ी हो गई थी और सब उसे देख रहे थे और लक्ष्य उसे घूर घूर कर देख रहा था और फिर अपनी नजरें बचाने लगा। सबने उसके लिए तालियां बजाई। अदिति 2nd रैंक पर थी और सर ने उसका नाम बोला, अदिति सिंह परिहार, प्लीज खड़ी हो जाइए। अदिति खड़ी हो गई, एकदम सिंपल सी लड़की और आंखें बिल्कुल रूहानी सी और उन पर हल्का सा काजल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टॉप कर सकती हैं या 2nd पोजीशन पर आ सकती हैं। लक्ष्य और बाकी सबने उसके लिए तालियां बजाई। अदिति ने सबको थैंक यू कहा।
लक्ष्य ने और बाकी सब ने उनके लिए फिर एक बार तालियां बजाए और सर ने उन्हें मुबारकबाद दी और फिर कहा, और जो फर्स्ट रैंक पर हैं वो हैं कृष्ण भारद्वाज, प्लीज कृष्ण खड़े हो जाइए। सब इधर उधर देखने लगे पर वो क्लास में था ही नहीं। सर ने फिर से जोर से कहा, कृष्ण भारद्वाज कहाँ हैं आप? कान्हा गेट के पास मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और बोला, सर वो तो हम ही हैं, हमारा नाम है कृष्ण भारद्वाज। सर और बाकी सब उसे घूर कर देखने लगे। उसका हुलिया ही कुछ ऐसा था, मनमोहक आंखें और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहने हुए। राधे राधे। कान्हा बाहर खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, सर वो हम ही हैं, हमारा ही नाम है कृष्ण भारद्वाज। कान्हा ने इतना बोला कि हर कोई बस उसे ही घूर घूर कर देख रहा था और सर भी उसका हुलिया ही थोड़ा अजीब था और ऊपर से वो इतना प्यार लग रहा था कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे अवाक होकर देख रहे थे। सर अब उसे क्या बोलते, उन्होंने कुछ नहीं कहा और कुछ सोचकर उसे अंदर बुला लिया और फिर उसे बधाई दी और साथ ही क्लास में जल्दी आने की हिदायत भी दी। कान्हा ने मुस्कुराकर उन दो लड़कों की तरफ देखा तो वो दोनों उससे छुपने की कोशिश करने लगे। कान्हा को बहुत मजा आ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, हम कल से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। सर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब आप जाइए और अपनी सीट पर बैठ जाए। कान्हा मुस्कुराता हुआ उन दोनों के पास गया और उनसे बोला, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, अगर आपको बुरा न लगे तो। दोनों चुपचाप अपना सिर झुकाकर थोड़ी खिसक गए और कान्हा मुस्कुराता हुआ उनके पास बैठ गया। सर उन सबको पढ़ा रहे थे और वो दोनों बस कान्हा को ही देख रहे थे और डर रहे थे कि कहीं अगर इसने हम दोनों का नाम ले लिया तो फंस जाएंगे। और लक्ष्य भी बार बार कान्हा को घूर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इसकी रैंक मेरी बेस्टी से भी ज्यादा है, इसीलिए इतना मुस्कुरा रहा है। और अगर दो देखो, इसकी इतनी लेट क्लास में आया भी है, इसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा इसे, लूजर कहीं का। लक्ष्य ने अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू कर दिया था, पर इन सबसे बेखबर कान्हा, अदिति और अनन्या तीनों सिद्दत के साथ पाई में बिजी थे और बाकी सभी लोग इन तीनों को ही देख रहे थे। खासकर लड़कियां कुछ लक्ष्य को तो कुछ कान्हा को देख रही थी। धीरे धीरे सारी क्लासेस खत्म हो गई। कान्हा वहां से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ चला गया और बाकी सब भी धीरे धीरे वहां से निकलने लगे और अनन्या अदिति के पास आकर उससे बात करने लगी। अनन्या ने अदिति से मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो अदिति जी, आपकी सेकंड रैंक है, और हाथ मिलाया। अदिति ने एक पल को उसकी आंखें देखी और फिर अपना हाथ मिलाते हुए बोली, आज से हम दोनों एक ही क्लास में हैं, तो दोस्त हैं तो आप हमें अदिति कह सकती हैं, और आपको भी बधाई हो। दोनों गले मिलने लगी। लक्ष्य ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या से कहा, हाय आई एम लक्ष्य सिंह चौहान। अनन्या ने अपने हाथ जोड़ लिए और अदिति से लाइब्रेरी चलने को कहा। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, चलते हैं, पर पहले आप लक्ष्य को माफ कर दो। अनन्या ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सोचूंगी फिर बताऊंगी। लक्ष्य का मुंह उतर गया और दोनों के साथ साथ वो भी लाइब्रेरी की तरफ चला गया। लाइब्रेरी के अंदर एकदम शांति सी छाई थी, सब पढ़ने में बिजी थे। लक्ष्य अदिति और अनन्या के साथ खुद भी एक बुक निकालकर पढ़ने बैठ गया और बीच बीच में उसके हाथ पैर छटपटाने लगते और वो डांस करने लगता। अदिति उसे आंखें दिखाती तो फिर से शांत होकर पढ़ने लगता। कान्हा अपने में एकदम व्यस्त था, तभी दोनों लड़के उसके पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी भाई, माफ कर देना यार, हमने बस थोड़ा सा मजाक किया था, गलती हो गई, हमें क्या पता था कि तुम टॉपर हो यहाँ के। दोनों उसे मस्का लगाने में लगे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें कहीं प्रॉब्लम हुई तो ये पढ़ाई में उनकी मदद जरूर करेगा। कान्हा दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था और कुछ सोचकर बोला, क्या बात है, आप दोनों हमें बहुत मस्का लगा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? हर्षित ने उसकी तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहते थे और अगर तुमने हमें माफ नहीं किया तो कोई बात नहीं। एक ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय मेरा नाम हर्षित है। और दूसरे ने भी हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय मेरा नाम उत्कर्ष है। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा एक बताओ, दोनों हमें ये 2 दिन से हॉस्टल में क्यों नहीं आए? दोनों हैरानी से कान्हा को देख रहे थे और बोले, हॉस्टल में मतलब? कान्हा ने कहा, तुम्हारा नाम हर्षित शर्मा है और तुम्हारा उत्कर्ष प्रधान, तुम दोनों ही तो हमारे रूममेट हो, है ना? दोनों ने डरी हुई निगाहों से एक दूसरे को देखा, फिर कहा, हाँ वो हम थोड़ा मुंबई घूमने का मजा ले रहे थे न, इसीलिए नहीं आए थे, पर आज से हॉस्टल में ही रहेंगे। कान्हा ने कहा, चलो अब खुद भी पढ़ाई करो और हमें भी करने दो। दोनों वहां उठकर दूसरी जगह बैठ गए और खिचड़ी पकाने लगे। वैसे दोनों डरे हुए भी थे कि कहीं उनका राज वो प्रोफेसर को न बता दे, इसीलिए उन दोनों ने आज के बाद उसे परेशान न करने की कसम खाई। इधर अनन्या किसी टॉपिक में अटक गई थी और फिर उसने अदिति से पूछा उस टॉपिक के बारे में। अदिति ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया।
अनन्या थोड़ी देर में दूसरी बुक लेने के लिए गई और फिर बुक लाते वक्त कान्हा से भिड़ गई। कान्हा भी कोई बुक तलाश रहा था। अनन्या ने सकुचाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी। कान्हा ने उसकी बुक उठाई और साफ करके उसे पकड़ा कर हाथ जोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं होता है, शायद आपका ध्यान पाए कर ही था। अनन्या ने उसे गौर से देखा और खुश होकर कहा, आप तो वही है ना क्लास वाले टॉपर, क्या नाम था आपका? कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण भारद्वाज। और हाँ, हम टॉपर नहीं हैं, हम इंसान ही हैं आप सब की तरह, बस चीजों को समझने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय, मेरा नाम अनन्या माथुर है। कान्हा ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा नाम है आपका। अनन्या ने कहा, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक डाउट पूछना था। कान्हा ने कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कभी हम आपको कुछ सीखा देंगे और कभी आपसे खुद बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनन्या उसे फिर से उसी टॉपिक को दिखाने लगी जो उसने कुछ देर पहले ही अदिति से पूछा था। ये सब लक्ष्य बड़े गौर से देख रहा था और मन ही मन बोला, मेरे से बात भी नहीं करती और उससे खुद ही बात कर रही थी, इस टॉपर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लूजर कहीं का। कान्हा ने उसे वो टॉपिक समझा दिया और वो जाकर अदिति के पास बैठ गई और कान्हा और अदिति को देखकर सोचने लगी, दोनों में कितना कुछ मिलता जुलता है, दोनों ही अपने में मस्त रहते हैं और दोनों को बोलने को टोन भी सेम है और चीजों को समझने और समझाने का तरीका भी, पर ये कैसे हो सकता है। अनन्या फिर से अपने पढ़ाई में लग गई। कुछ देर में छुट्टी हो गई और सब अपने अपने घर और हॉस्टल के लिए निकल गए। कान्हा के साथ हर्षित और उत्कर्ष भी थे। दोनों हॉस्टल पहुंचे तो वार्डन ने उन्हें फटकार लगाई और पूछा, कहाँ थे आप दोनों 2 दिन तक? दोनों डरे हुए से थे, तो कान्हा ने कहा, सर ये दोनों अपने घर गए थे कुछ काम से और आज ही आए हैं। दोनों ने राहत को सांस ली और आगे बढ़ गए और वार्डन ने कान्हा को वहीं रोक लिया और कहा, इन दोनों से थोड़ा बचकर रहना, इन पर मुझे भरोसा नहीं है, ये तुम्हें भी अपने जैसा न बना दे। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, हम तो पहले ही कान्हा जी के रंग में रंगे हैं, अब कोई और हमें नहीं बदल सकता। वार्डन ने कहा, कहाँ से हो बेटा? कान्हा ने कहा, वृंदावन से हैं हम सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी कुछ भी पहनाकर चला जाएगा। वार्डन ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है, हमेशा इसी तरह खुश रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। कान्हा खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया और फिर दोनों उसे फिर से मस्का मारने में लग गए। वो दोनों कान्हा को अपने कारनामे और किस्से भी सुनाने लगे थे और कान्हा हंस हंस के लोटपोट हुआ जा रहा था और कान्हा ने उन दोनों को डराने के लिए बहुत सारे भूतिया किस्से सुनाए जिससे दोनों डरते रहे और उसे परेशान न करे। उत्कर्ष और हर्षित वाकई में भूत से डरते थे, इसलिए कहीं भी जाना होता तो उसे साथ लेकर या बताकर जाते। कान्हा को बड़ा मजा आ रहा था इन सब में और फिर वो अपना फोन निकालकर पोएट्री लिखने में लग गया। मिलते हैं कुछ अजनबी जिंदगी में तो कुछ जिंदगी बन जाते हैं, रिश्ते नहीं हैं खून के फिर भी अपने कहलाते हैं, यार दोस्त जो चाहे कह लो इन्हें, हर कदम पे साथ निभाते हैं, सारी दुनिया भले हो जाए खिलाफ हमारे या समझे गलत, हमारी खातिर दुनिया तो क्या अपनों से भी लड़ जाते हैं, भले ही रहो नाकामयाब चाहे या कहे कोई नाकारा, फर्क नहीं पड़ता हो अगर दोस्त साथ हमारे, कुछ न होकर भी हम अमीर कहलाते हैं। रोते हैं वो भी खूब जब आंखों में हमारे आंसू आते हैं, हंसता चेहरे देखकर हमारा वो बेवजह ही मुस्कुराते हैं, छोटी छोटी बचकानी बातों से हमको बहुत हंसाते हैं, साथ बिताए चंद लम्हों में भी खूबसूरत यादें दे जाते हैं। मिलते हैं कुछ अजनबी जिंदगी में तो कुछ जिंदगी बन जाते हैं, रिश्ते नहीं हैं खून के फिर भी वो अपने कहलाते हैं। कान्हा ने कविता लिखी और फिर उसे पोस्ट कर दिया और थोड़ी देर में अदिति का रिप्लाई आ गया और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। अदिति ने उसे अपने आज के एक्सपीरियंस के बारे में बताया और बहुत सारी बातें की जितना शायद वो किसी के सामने रहकर न कर पाती हो। दोनों ने बहुत सारी बातें की और फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर सो गए। सुबह कान्हा जल्दी उठा और तैयार हो गया, उसे आज क्लास में टाइम से पहुंचना था। उसने कान्हा जी से प्रार्थना की और अपना बैग जमाकर हॉस्टल से निकल गया। सब कॉलेज पहुंचे और आज कान्हा क्लास में टाइम से पहले ही पहुंच गया था। सर उसे देखकर खुश हो गए और फिर पढ़ाई शुरू हुई। सारी क्लासेज जब खत्म हुई और लाइब्रेरी में अनन्या अदिति और कान्हा से ही सिर्फ बातें करती थी और लक्ष्य को इग्नोर करके चली जाती थी। लक्ष्य को बहुत गुस्सा आता था पर वो उसे कुछ नहीं कहता था। उसके बाद कान्हा हर्षित और उत्कर्ष के साथ कैंटीन में कॉफी पीने गया और इधर अदिति, अनन्या और लक्ष्य भी कॉफी पीने गए। कान्हा काउंटर पर जाकर कॉफी लेने गया और तभी अदिति भी वही आ गई कॉफी के लिए। उसका हाथ अदिति के हाथ से छू गया। दोनों को फिर से वही एहसास हुआ और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अनन्या वहां आ गई।
कान्हा ने कुछ देर अदिति की प्यारी सी आंखों को देखा और अदिति भी उसे देख रही थी और कान्हा ने मन ही मन कहा, क्या था ये सिर्फ मेरे मन का वहम, या था ये वही जाना पहचाना एहसास। क्यों लग रहे हो तुम मुझे अपने, या तुमसे कोई रिश्ता है मेरा खास। अनन्या ने कान्हा से कहा, क्या हुआ कृष्ण, ये मेरी दोस्त अदिति हैं और अदिति ये हैं कृष्ण। कान्हा ने अदिति से कहा, आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया। अदिति ने भी कहा, कोई बात नहीं, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, पर कहीं न कहीं बेचैनी दोनों के मन में थी। अनन्या ने कान्हा को खोया हुआ देखा तो कहा, एक मैं ले लूं क्या। कान्हा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकती हैं आप। अनन्या शायद अदिति के बारे में कुछ कहना चाहती थी कि तभी कान्हा का फोन बजने लगा और कान्हा टेबल पर दोनों के पास कॉफी रखकर बात करने लगा। लक्ष्य ये सब दूर से देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो बुदबुदाते हुए बोला, यार ये न ज्यादा ही हीरो बन रहा है। लक्ष्य को कान्हा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो और गलती से कुछ नहीं कर पा रहा था, बस मौके को तलाश रहा था कि कैसे उसे परेशान किया जाए, क्योंकि लक्ष्य बहुत जिद्दी था। हाँ था वो दिल का बहुत अच्छा, पर बात बात पर कुनक जाता था और फिर कुछ भी नहीं सोचता था। उसे जिस मौके की तलाश थी आखिरकार वो उसे मिल ही गया। उसे एक खाली कमरे में कान्हा अकेला दिखाई दिया और उसने इधर उधर देखा और वहाँ आसपास कोई भी नहीं था और शायद कोई आने ही वाला नहीं था। वो दरवाजे को बाहर से बंद करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा और वो थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा और फिर कुछ देर में आकर देखा तो अंदर कोई था। उसने ध्यान से नहीं देखा, बस जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। बाहर वो अदिति के साथ पार्किंग की तरफ जाने लगा तो उसे कान्हा कृष्ण दिखाई दिया। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अब वो भी हैरान था कि अगर ये यहाँ है तो अंदर कौन है और वो किसे बंद करके आ गया। राधे राधे। लक्ष्य बात करने के बाद कमरे में हल्का सा देखता है और उसे कोई अंदर दिखाई देता है और वो तुरंत दरवाजे को बंद करके बाहर निकल आता है और अदिति के साथ पार्किंग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसकी कार खड़ी रहती है। लक्ष्य देखता है कि कृष्ण तो बाहर ही खड़ा है और किसी से फोन पर बातें करता रहता है। अब लक्ष्य का दिमाग घूम जाता है और हैरान रह जाता है कि अगर कृष्ण बाहर है तो अंदर फिर कौन है और वो कमरे में किसे बंद करके आ गया है। ये सोचकर उसके होश उड़ जाते हैं। कृष्ण कान्हा फोन पर बात करने के बाद वहां से निकलने वाला ही होता है कि तभी उसे याद आता है और खुद से कहता है कि अरे हमारा बैग तो अनन्या के पास ही रह गया और ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है। इधर लक्ष्य अंदर ही अंदर छटपटाता रहता है और फिर अदिति उसे खोया हुआ देखकर कहती है, चले अब। लक्ष्य कुछ सोचकर अदिति से कहता है, मुझे अर्जेंट है, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, तुम 2 मिनट इंतजार करो। अदिति ने कहा, ओके, पर जल्दी आना, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। और अदिति जाकर कार में बैठ जाती हैं। कृष्ण अंदर जाता है और देखता है कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। वो मुड़ने ही वाला होता है, उससे पहले ही अनन्या फिर से एक बार दरवाजा पीटती हैं और जोर से चीखती हैं, कोई है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है। कृष्ण तुरंत दरवाजा खोल देता है और अनन्या डरी सहमी सी रोते हुए कृष्ण के गले लग जाती है। उसी वक्त लक्ष्य वहाँ आ जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। अनन्या रोते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो आप आ गए, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था और मैंने बहुत आवाज लगाई पर किसी ने सुना ही नहीं। कृष्ण उसके सिर को सहला रहा था और उसे हिम्मत दे रहा था, कोई बात नहीं, चुप हो जाइए, रोइए मत, हम यहाँ हैं ना, कुछ नहीं होगा। अनन्या कुछ देर में खुद को कंट्रोल करती है, फिर सिकुचाते हुए कहती है, वो मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो। अनन्या हिचकिचाते हुए बोल रही थी और कृष्ण प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, आप डर गई थी इसीलिए ऐसा किया। अनन्या ने अपने बाल संभालते हुए कहा, हाँ, मैं सिर हिला दिया। कृष्ण अंदर जाकर अपना बैग ले आया और उसे अपना नंबर बताते हुए बोला, ये हमारा नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकती हैं। अनन्या ने उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लिया और फिर कृष्ण ने कहा, अब चले यहाँ से। अनन्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ चलिए। लक्ष्य को अब बुरा लग रहा था कि उसने अपनी पागलपंती के चलते अनन्या को मुसीबत में डाल दिया, पर वो उससे सॉरी भी नहीं कह सकता था और न ही उसे सब कुछ बता सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसे अनन्या की नफरत भी झेलनी पड़ती। और वो उदास सा सोचता हुआ बाहर आ गया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। अदिति ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और कहा, क्या हुआ पागल, आज इतने शांत कैसे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। लक्ष्य ने मासूमियत से कहा, एडी, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझसे बात नहीं करता है और मेरी गलतियाँ माफी लायक नहीं है क्या। अदिति ने कुछ सोचकर कहा, ओए पागल, तुमसे किसने कहा कि तुम बुरे इंसान हो, तुम थोड़ी जिद्दी हो, थोड़ी शैतान हो। हाँ, कभी कभी बात बात पर तुनक जाते हो, पर दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और हमारे सबसे अच्छे और इकलौते दोस्त हो।
लक्ष्य ने अदिति की तरफ हैरानी से देखा और कहा, एक बात बताओ, तुमने अभी मेरी तारीफ की है या फिर बेइज्जती? अदिति ने उसे बहलाते हुए उसके गाल खींचे और कहा, तारीफ की है पागल। लक्ष्य ने बच्चों की तरह कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अदिति ने उसके गाल को धीरे से मारा और कहा, अरे यार, अब हंसोगे भी या आरती उतारे तुम्हारी हम? अदिति की बातें सुनकर लक्ष्य हंसने लगा और बोला, आज लगता है तुम पर मेरा असर हुआ है एडी। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड जो हो, असर कैसे न होगा। और दोनों पागलों की तरह हंसने लगे और फिर लक्ष्य ने कार स्टार्ट की और दोनों घर की तरफ निकल पड़े। और इधर अनन्या स्कूटी में अपने घर की तरफ चल पड़ी और कृष्ण, उत्कर्ष और हर्षित के साथ हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। हॉस्टल पहुंचकर तीनों ने खाना खाया और फिर अपनी पढ़ाई में लग गए। और दूसरी तरफ अदिति भी खा पीकर अपने पढ़ाई में लग गई और सोते समय उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जो कॉलेज में कृष्ण के हाथ से छू गया था। उसे फिर से वही एहसास हुआ। उसने अपनी कान्हा जी की लॉकेट को हाथ में पकड़ लिया और कहा, कान्हा जी, ये सब क्या था? क्यों उस अनजान इंसान के छूने का एहसास हमें अनजाना नहीं लगा और वो आंखें जैसे हमने पहले भी देखी वो हमें अपनी ही लग रही थी। अदिति अपने ही ख्यालों में गुम थी और वहाँ हॉस्टल में कान्हा का भी यही हाल था। वो भी बार बार यही सोच रहा था और जैसे ही आंखें बंद करता अदिति की मासूमियत से भरी आंखें उसे दिखाई पड़ती और वो फिर से परेशान हो जाता। पहले उसने दोनों की तरफ देखा, वो दोनों तो गहरी नींद में सो चुके थे। कान्हा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था और फिर वो उठकर अपना फोन निकालकर बैठ गया और कविता लिखने लगा। आकर जिंदगी में मेरी, कर दे मुझे मुकम्मल, बन जा तू दुनिया मेरी, हो जा तन्हाइयों में शामिल, हाँ हूँ मैं अधूरा तेरे बगैर, और अधूरी मेरी हर याद है, बेशक होगी तू तकदीर में किसी और की, मगर मेरी तो सारी दुनिया ही तू है, और तू ही मेरा ख्वाब है, हर लम्हा हर घड़ी, रब से करता यही फरियाद हूँ, बनाकर अपना मुझे, कर दे इश्क मेरा कामिल, आकर जिंदगी में मेरी, कर दे मुझे मुकम्मल, बन जा तू दुनिया मेरी, हो जा तन्हाइयों में शामिल। कान्हा ने फिर से अपनी भावनाओं को अल्फाजों का रूप दिया और कविता लिखकर पोस्ट की और अब उसे कुछ अच्छा लग रहा था। वही अदिति के पास जैसे ही नोटिफिकेशन गया, उसने उसे पढ़ा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अब उसे कुछ अच्छा लग रहा था और उसने बंजारे को मैसेज किया, थैंक यू दोस्त, हमें एक अजीब सी परेशानी से बाहर निकालने के लिए। अब हमें अच्छा लग रहा है, अब हम अच्छे से सो सकते हैं। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। कान्हा भी सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर में उसे नींद आ गई और फिर आधी रात में उसे एक सपना आया जिसमें उसे वही आंखें दिख रही थी और कोई उसे कान्हा से दूर लेकर जा रहा था। धीरे धीरे दोनों का हाथ छूटने लगा और कान्हा जल्दी से उठ बैठा। वो पूरा पसीने से नहा चुका था और फिर हाथ जोड़कर कान्हा जी से बोला, कान्हा जी, आप ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ? बताइए, बच्चे की जान ही लेना चाहते हैं क्या? आज आपने फिर से हमें डरा दिया। इस बार हम फिर से सो रहे हैं और अब मत मजे लीजिएगा। कान्हा एक बार फिर से सोने की कोशिश करता है और फिर अगले दिन सब कॉलेज पहुंचते और कान्हा और अदिति फिर से एक दूसरे को चुपचाप देखते हैं और फिर नजर फेर लेते हैं। एक दो दिन ऐसा ही चलता है, फिर फ्रेशर्स पार्टी होने वाली रहती है तो एक दिन की छुट्टी रहती है क्योंकि शाम को पार्टी थी। सारी तैयारियां हो जाती हैं और जूनियर्स को ड्रेस कोड दे दिया जाता है कि किसको क्या पहनना है। सबने जमकर तैयारी की थी कि किसे क्या पहनना है और क्या परफॉर्मेंस देनी है। और फ्रेशर्स पार्टी वाले दिन शाम को सभी एक एक करके धीरे धीरे कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंच रहे थे जहां पर फ्रेशर्स पार्टी थी। सब अपने ड्रेस कोड के अनुसार कपड़े पहनकर आए थे, लड़के कोट शूट और लड़कियां साड़ी में। कृष्ण, उत्कर्ष और हर्षित के साथ अंदर पहुंचा और जैसे ही वो ऑडिटोरियम में बीचों बीच पहुंचा, सारी लड़कियां बस उसे ही देखने लगी। उसकी वो मनमोहक मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर रहती और वो बहुत अच्छे से सबसे मिलता। और उसके बाद अनन्या आ गई, ब्लैक साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी और आकर कृष्ण से बात करने लगी। उत्कर्ष और हर्षित उसे घूर घूर कर देख रहे थे और कृष्ण उससे एकदम सहज होकर बातें कर रहा था और दोनों एक दूसरे से खुसर फुसर कर रहे थे कि ये इतनी सुंदर लड़की इसके पास खड़ी है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कैसा इंसान है और हमें तो कोई मिलता ही नहीं है। और कुछ देर में अदिति और लक्ष्य आ गए। अदिति ने ब्लैक साड़ी जिस पे रेड कलर का बॉर्डर था पहना था। सारे लड़कों ने आज उसे ठीक से देखा था। हमेशा वो एकदम सिंपल सी लड़की बनकर आती थी, पर आज लक्ष्य की जिसकी वजह से ऐसे बनकर आए कि देखने वालों की सांसें ही थम जाए। हर लड़का कभी अनन्या को तो कभी अदिति को देखता और सोचता आज दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। वही लक्ष्य ने बिल्कुल नए और ब्रांडेड कपड़े पहने थे। अब कुछ लड़कियां लक्ष्य को देखने लगी। लक्ष्य अपनी अकड़ में आगे बढ़ा जा रहा था, पर अदिति को साड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी और वो थोड़ी आगे बढ़ी कि गिरने लगी। तभी कृष्ण, कान्हा,
ने उसे अपनी बाहों के सहारे से पकड़ लिया और दोनों फिर से एक बार एक दूसरे की आंखों में खोसे गए। दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आंखें जैसी कोई अनजानी नहीं है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो। दोनों को एक दूसरे के छूने से कुछ अलग ही एहसास हो रहा था, जैसे कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो और एक अपनापन सा लगा दोनों को। कृष्ण कान्हा उसकी आंखों में खोया हुआ था और मन ही मन बोला, क्यों तुझे छूकर एक अपनापन सा लगता है? शायद तू अजनबी नहीं, मेरा कोई अपना है। एकदम रोमांटिक पोज था फिल्मों की तरह और हर कोई उन दोनों को देख रहा था। अचानक से अदिति को कुछ याद आया और वो खुद को संभालने लगी और फिर कृष्ण भी होश में आ गया और उसे सीधे खड़ा करके छोड़ दिया और कहा, आप ठीक तो हैं ना? अदिति नर्वस हो रही थी और उससे नजरें बचाते हुए इधर उधर देखने लगी और कहा, हाँ हम ठीक हैं, थैंक यू, और इतना बोलकर आगे बढ़ गई। दोनों को फिर से एक दूसरे को छूकर वही अजीब सा एहसास हुआ और दोनों थोड़ा असहज महसूस करने लगे। कृष्ण ने देखा अदिति को साड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो अनन्या के पास गया और उससे बोला, सुनिए, वो आपकी दोस्त को शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप उनकी मदद कर दीजिए प्लीज। अनन्या ने एक पल को कृष्ण को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ इसकी मदद करने के लिए। अनन्या मुस्कुराते हुए अदिति के पास गई और कहा, क्या हुआ अदिति, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अदिति ने उसे उदास होकर कहा, आज हमने पहली बार साड़ी पहनी है न, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप हमारी मदद करेगी? अनन्या ने कहा, अरे यार, अब हम दोनों दोस्त हैं और अब न तुम मुझसे ये फॉर्मेलिटी मत किया करो, ठीक है न? चलो मेरे साथ। अदिति ने खुश होकर कहा, ओके, हम नहीं करेंगे कोई फॉर्मेलिटी, अब खुश। और दोनों मुस्कुराती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई। वहाँ अनन्या ने अदिति की साड़ी ठीक की और उसे अच्छे से पिन अप करके अपने साथ लेकर आ गई। अनन्या ने कृष्ण की तरफ देखा और इशारा किया कि अदिति कैसी लग रही है। कृष्ण ने अपने दिल के पास हाथ रखा और कहा, इशारे में कहा, परफेक्ट। अनन्या हंसती हुई अदिति को लेकर लक्ष्य के पास खड़ी हो गई। लक्ष्य सब कुछ देख रहा था और जला भुना जा रहा था कि उसे कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने एक लड़के के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और फिर सब कुछ सेट कर लिया। अदिति और कृष्ण बीच बीच में एक दूसरे को चुपचाप चोर नजर से देख लेते और अनन्या दोनों को बड़े गौर से देख रही थी। कृष्ण कान्हा और अदिति दोनों को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि तभी कृष्ण का फोन बजा। जिसके प्रेम में मैंने अपनी सुध बुद्ध हारी है, वो नखरे वाली है राधिका प्यारी, वो नखरे वाली है राधिका प्यारी, वासे करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। कृष्ण ने फोन रिसीव किया। बाबा का कॉल आया था तो वो बात करने लगा पर आवाज नहीं आ रही थी और वो बाहर की तरफ चला गया। तभी लक्ष्य को एक आइडिया मिल गया और थोड़ी देर में कृष्ण बात करके फिर से अंदर आ गया और सबके साथ खड़ा हो गया। लक्ष्य ने सारा प्लान फिक्स कर लिया था और वो कॉलेज के अंदर जाकर एंट्री ले आया था, बस उसे कृष्ण पर फेंकना बाकी था। पर उसकी खराब किस्मत का क्या कहे, वो हमेशा उसकी बैंड बजाने में लगी रहती। उसने अपने एक लड़के को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया कि वो उसे बताता रहे कि कृष्ण आ रहा है या नहीं। उसने जुगाड़ गिरा कर पहले ही ऑफिस से कृष्ण का नंबर निकलवा लिया था और फिर किसी के फोन से कृष्ण को कॉल किया और वो बात करने के लिए बाहर निकल गया क्योंकि अंदर बहुत शोर था। सब कुछ सेट था और बस काम होने ही वाला था और कृष्ण वापस से अंदर आने ही वाला था और लड़के के इशारे पर लक्ष्य ने पूरी इंक दरवाजे की तरफ फेंक दी जिससे कृष्ण के कपड़े खराब हो जाए। लक्ष्य ने इंक फेंकी और वहां से भाग गया और भीड़ में सबके बीच घुस गया जिससे किसी को उस पर शक न हो। पर लड़के के होश उड़े हुए थे कि ये क्या हो गया और उसने जाकर लक्ष्य को बता दिया। लक्ष्य की तो जैसे जान ही सूख गई ये सुनकर। राधे राधे।